हेलो फ्रेंड, टीजीटी हिस्ट्री के अंतर्गत हम देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का आरंभ कहाँ से कहाँ तक है, समय कितना तक है, इसमें किस कारण उत्तर वैदिक काल में क्या क्या विशेषताएं हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं राजनीतिक संगठन, स्टार्ट करते हैं और वीडियो। राजनीतिक संगठन उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन तंत्र का आधार था। क्या था? राजतंत्र ही शासन तंत्र का आधार था, पर कहीं कहीं पर गणराज्यों के भी उदाहरण मिले हैं। सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। तो किसमें सिद्धांत, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। इस काल में राजा का अधिकार ऋग्वेद काल की अपेक्षा कुछ बढ़ गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा का अधिकार था ऋग्वेद काल की अपेक्षा कुछ बढ़ गया था। अब उसे बड़ी बड़ी उपाधियाँ मिलने लगी। राजा को क्या मिलने लगी? बड़ी बड़ी उपाधियाँ, जैसे कि अधिराज, राजाधिराज, सम्राट, एकराट। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार प्राच्यत्य या पूर्व का शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे। पश्चिम के स्वराट, उत्तर के विराट, दक्षिण के भोज तथा मध्य प्रदेश के राजा होते थे। किसके अनुसार? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार। प्रदेश का संकेत करने वाला शब्द राष्ट्र सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही प्रयोग किया गया। इस काल के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद राजा का चुनाव पहले जनता या विश्व द्वारा एवं कालांतर में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता था, पर अंततः राजा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन की चर्चा है और ऐसे राजा विश्वपति कहलाते थे। किस ग्रंथ में? तो शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन की चर्चा है। आगे देखिए, अत्याचारी शासक को जनता पदच्युत भी कर देती थी। और कोई शासक अत्याचारी है तो जनता को अधिकार था कि राजा को राज्य से उस पद से हटा सकती थी। उदाहरण के लिए सृंजयों ने दुष्ट ऋषु पौषायन को बाहर निकाल दिया था। तांडव ब्राह्मण में प्रजा के द्वारा राजा के विनाश के लिए एक विशेष यज्ञ किए जाने का भी उल्लेख है। वह राज्य का अर्थ है उस राज्य से जहाँ राजा नहीं होता। तो उत्तर वैदिक काल में वह राज्य का क्या अर्थ है? वहाँ से जहाँ राजा नहीं होता। शतपथ ब्राह्मण में उस राज्य के लिए राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया है जो निरंकुशता पूर्वक जनता की संपत्ति का उपभोग करता है। तो किसमें शतपथ ब्राह्मण में किसके लिए राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया है? जो निरंकुशता पूर्वक जनता की संपत्ति का उपभोग करता है। अथर्ववेद में राजा को विषमता क्या कहा गया? विषमता यानी कि जनता का भक्षक कहा गया है। अथर्ववेद में राजा को क्या कहा गया है? तो विषमता यानी कि जनता का भक्षक। अथर्ववेद में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक कौन होता है? एकराट होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण में ऐसे राजाओं की सूची मिलती है कि जो एकराट शासक है। अथर्ववेद के एक परिच्छेद में कहा गया है कि राजा राष्ट्र यानी क्षेत्र का स्वामी होता है और राजा को वरुण, बृहस्पति, इंद्र तथा अग्नि देवता दृढ़ता प्रदान करते हैं। राजा को कौन कौन देवता दृढ़ता प्रदान करते हैं? तो वरुण, बृहस्पति, इंद्र तथा अग्नि देवता। राजा के राज्याभिषेक समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कब किया जाता था? कि राजा के राज्याभिषेक के समय, जिसमें राजा द्वारा राज के रत्नियों को हवि प्रदान की जाती थी। हवि मतलब यहाँ हवि से तात्पर्य है कि राजा प्रत्येक रत्नी के घर जाकर उनका समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करता था। राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान से यह समझा जाता था कि राजा को दिव्य शक्ति मिल गई है। राजा को राजसूय क्या तात्पर्य था? इस अनुष्ठान से यह समझा जाता था कि राजा को क्या मिल गई है? दिव्य शक्ति मिल गई है। राजसूय यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यह 2 दिन तक चलता था। राजसूय यज्ञ कितने दिन से चलता था? राजसूय यज्ञ 2 दिन तक चलता था। राजसूय यज्ञ में वरुण देवता पार्थिव शरीर में प्रकट होते थे। कौन देवता? वरुण देवता पार्थिव शरीर में क्या होते थे? प्रकट होते हैं। किस यज्ञ में? राजसूय यज्ञ में। आगे, राजा की शक्ति में अभिवृद्धि के लिए अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञों का भी विधान किया गया है। तो अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञों का विधान कब किया गया? राजा की शक्ति में अभिवृद्धि के लिए।
अश्वमेध यज्ञ से समझा जाता था कि राजा द्वारा इस यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बेरोक गुजरेगा, यानी कोई नहीं रुकेगा उसको, उस क्षेत्र से वो गुजर जाएगा, उन सारे क्षेत्रों पर राजा का क्या होगा, एक छत्र आधिपत्य हो जाएगा, राजा का वो क्षेत्र हो जाएगा। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण में भरतों के दो राजा भरत दोषवंती और शतानिक सत्राजित द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख है। वाजपेयी यानी कि रथ दौड़, वाजपेयी मतलब रथ दौड़, यज्ञ में राजा का रथ अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकल जाता था। इन सभी अनुष्ठानों से प्रजा के चित्त पर राजा की बढ़ती शक्ति और महिमा की गहरी छाप पड़ती थी। गोपत ब्राह्मण के अनुसार राजा को राजसूय यज्ञ, सम्राट को वाजपेय, राजा को क्या राजसूय करना है, सम्राट को वाजपेय, स्वराट को अश्वमेध और विराट को पुरुषमेध और सर्वराट को सर्वमेध यज्ञ करना चाहिए। किंतु आप स्तंभ स्रोत सूत्र के अनुसार अश्वमेध केवल सार्वभौम ही कर सकता है। वाजपेय यज्ञ शक्ति प्राप्त करने वाला एक सोम यज्ञ था जो साल में 17 दिन चलता था। तो वाजपेयी यज्ञ कितने दिन चलता था, तो 17 दिन चलता था और यह शक्ति प्राप्त करने वाला यज्ञ था। राजसूय यज्ञ करने वाला पुरोहिताध्यक्ष को दक्षिणा के रूप में 2,40,000 गाय दी जाती थी। शतपथ ब्राह्मण में 13 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। कितने रत्नियों का, 13 रत्नियों का उल्लेख किया गया। आइए देखते हैं कौन कौन से 13 रत्नी हैं। पहला ब्राह्मण यानी कि पुरोहित, दूसरा राजन्य, तीसरा बावता यानी कि प्रिय रानी, चौथा परिविक्ति राजा की उपेक्षित प्रथम रानी, पांचवा सेनानी या सेना का नायक, छठा सूत या सारथी, ग्रामणी यानी ग्राम प्रधान, छत्री मतलब कुक्षाधिकारी, संग्रहित यानी कि सारथी या कोक्षाध्यक्ष, दसवां भागदूत यानी कि कर संग्रहकर्ता, आक्षावाप पासे का अधीक्षक या पासा फेंकने वाला, गोविकर्तन मतलब आखेटक और पालागल संदेश वाहक। ये 13 रत्नियों का उल्लेख किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। यहाँ स्टूडेंट हम देखते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली क्या क्या है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्षेत्र कौन सा है, पूर्व में साम्राज्य, पूर्व का क्या था, शासन साम्राज्य और उपाधि क्या थी, सम्राट, पश्चिम में स्वराज्य और उपाधि क्या थी, स्वराट, उत्तर में वैराज्य और उपाधि क्या थी, विराट, दक्षिण में भोज्य उपाधि थी, भोज, और मध्य प्रदेश में राज्य और उपाधि क्या थी, राजा। आगे देखते हैं 17 प्रकार के जल का प्रयोग राजा का राज्याभिषेक में होता था। कितने प्रकार के जल का प्रयोग, 17 प्रकार के जल का प्रयोग राजा के राज्याभिषेक में होता था। उत्तर वैदिक काल में राजा को राज्याभिषेक पुरोहित द्वारा 100 छिद्र वाले सुवर्ण पात्र से किया जाता था। किसने, पुरोहित द्वारा 100 छिद्र वाले सुवर्ण पात्र से किसने राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। सर्वप्रथम करों की नियमित व्यवस्था का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। भागदूत एक कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। संग्रहीता राजकोष के नियंता को कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित शब्द बलिकृत से संकेत मिलता है कि इस काल में कर का बोझ वैश्य वर्ग के लोग ही वहन करते थे। संभवतः आय का 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। कर की अदायगी अन्न और पुरुष दोनों के रूप में की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में भी ऋग वैदिक काल की भांति राजा की कोई अस्थायी सेना नहीं थी। राजा कोई अस्थायी सेना नहीं रखता था, जैसे कि ऋग्वेद काल में युद्ध के समय कबीलों के जवानों के दल भर्ती कर लिए जाते थे और कर्मकांड के अनुष्ठान के अनुसार युद्ध में विजय पाने की कामना से राजा को एक ही थाली में अपनी प्रजा या प्रजा मतलब विष के साथ भोजन करना पड़ता था। किंतु इस काल में भावी अस्थायी सेना की अवधारणा के बीच भी सीमित रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि अस्थायी सेना भी रखी गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि कुरु नरेश सदैव 64 योद्धाओं से घिरा रहता है और जो उसके पुत्र और पौत्र हैं।
शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि पांचाल नरेश श्रोण 17 शाह द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाते समय 6033 बख्तरबंद योद्धा तैयार थे, यानी कि सेना का कहीं कहीं जिक्र मिलता है। अक्षवाप आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी होता था। गोवित्तकर्तन जंगल विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। पालागल राजकीय आदेशों एवं संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता था। पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की स्थिति में थोड़ा बदलाव आया। इस समय विदथ का उल्लेख नहीं मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किसमें? अथर्ववेद में। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा एक ग्राम संस्था थी। वह ग्राम के सभी स्थानीय विवादों का निर्णय करती थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा भी सभा में उपस्थित होता था। अथर्ववेद में एक जगह सभा को नरिष्ठा कहा गया है, जिसका आशय है सामूहिक वाद विवाद। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। समिति एक केंद्रीय संस्था थी। अथर्ववेद में राजा के लिए समिति का सहयोग आवश्यक बताया गया। यहाँ पर कोई भी निर्णय वाद विवाद के बाद लिया जाता था। संभवतः राजा ही समिति का अध्यक्ष होता था, पर समिति का राजा पर अंकुश होता था। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ये हम लोग का उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन समाप्त होता है। आगे हम इसके आगे का टॉपिक हम अध्ययन करेंगे। कौन सा टॉपिक है? सामाजिक जीवन। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन का हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सॉरी, वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, नया टॉपिक सामाजिक जीवन उत्तर वैदिक काल का। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।